नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और उसका नाम है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल समझने से पहले हम बात करेंगे नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क होता क्या है। तो नेटवर्क की डेफिनेशन आप सभी जानते हैं क्या होती है। एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन विच वी कैन शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज। अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया जाए तो क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक ऐसा समूह जहां पर हम डाटा और संसाधनों को साझा करते हैं। अब इस डेफिनेशन को पढ़ने पर मेरे दिमाग में जो आप फिर आपके दिमाग में जो छवि बनेगी वो ये बनेगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब हार्डवेयर का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, जो कि पूर्णतः सही नहीं है। तो सही चीज़ क्या है, क्योंकि ये डेफिनेशन जो आप देख रहे हैं कैसी अधूरी है, इसको हम पूरा करते हुए निकल के आएगा। एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन विच वी कैन शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज इज नॉन एज नेटवर्क एंड नेटवर्क इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक ऐसा समूह जो आपस में डेटा और संसाधनों को साझा करता है और जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से ही मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, पूरी नेटवर्क की डेफिनेशन हो जाती है। अगली बात जो हमारे दिमाग में आती है कि भाई कोई भी नेटवर्क काम कैसे करता है, हमें कैसे पता पड़ेगा कि नेटवर्क में डाटा का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो उसको समझने के लिए केवल आपको एक वर्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और वो वर्ड होता है हमारा नेटवर्क मॉडल। अब ये चीज़ कई सारी बुक्स में लिखी नहीं रहती, इसलिए हमें पता भी नहीं होता। तो नेटवर्क मॉडल ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें यह बताता है कि भाई किसी भी नेटवर्क में काम कैसे हो रहा है। मतलब जब सेंडर ने डाटा भेजा और रिसीवर तक पहुंचा तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, ये हमें किससे पता पड़ता है, नेटवर्क मॉडल से पता पड़ता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मॉडल पहले ही पढ़ रखा होगा और उन लोगों को एक चीज़ पता होगी कि नेटवर्क मॉडल में क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, सभी जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि नेटवर्क मॉडल में लेयर होती क्यों है, आखिरकार लेयर्स बनाई क्यों गई हैं। हम सीधे सीधे थ्योरी बना देते उनको डिस्क्राइब कर देते, जिस तरह के फिजिक्स में या फिर बायोलॉजी में रूल्स होते हैं उसी तरह से इसको भी डिस्क्राइब कर दिया था, जो कि ऐसा नहीं होता। तो आखिरकार किसी भी नेटवर्क मॉडल में लेयर्स होती क्या हैं, ये एक हमारे दिमाग में बहुत क्वेश्चन निकल के आता है जो हमें समझ में नहीं आता। तो इसका जवाब आपको आज वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी भी नेटवर्क मॉडल में लेयर्स क्यों होती हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसा कि मैंने बोला कि मैं एमपी को समझना चाहता हूं, तो एमपी को मैं किस तरह समझूं कि मैं पूरी एमपी एक साथ पढ़ सकता हूं, नहीं। अगर मुझे एमपी को समझना है तो एमपी को मैं क्या करूँगा, अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या कर दूंगा, एमपी को डिवाइड कर दूंगा, मालवा के पठार में अलग कर दूंगा, आपका मध्य भारत का पठार अलग कर दूंगा, बघेलखंड का पठार अलग कर दूंगा, सतपुड़ा सोन घाटी अलग कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि मैंने इनको पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिससे क्या हो कि मैं प्रत्येक हिस्से को बेहतर तरीके से समझ सकूँ। अब यही बात मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क में काम कैसे होते हैं, नेटवर्क कैसे काम करता है, पूरी की पूरी प्रक्रिया कैसी है। तो इसको समझने के लिए हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पर पूरी प्रक्रिया कई सारे स्टेप्स, कई सारे स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। प्रत्येक स्टेप या फिर स्टेज क्या कहला रही है, एक लेयर कहला रही है। तो लेयर से क्या होगा कि हम हर एक स्टेज को बेहतर तरीके से इंस्पेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मतलब अगर हम नेटवर्क मॉडल में लेयर्स नहीं बनाते तो हम किसी भी टॉपिक को डेप्थ में नहीं पढ़ पाएंगे। और लेयर्स बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि हम हर एक स्टेप को, हर एक टॉपिक को क्या कर सकते पाते हैं, डेप्थ में समझ पाते हैं। तो यह आंसर किसका है कि नेटवर्क मॉडल में लेयर क्यों होती हैं। जैसे कि आप मेरी स्लाइड में देख सकते हैं, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, एरर डिटेक्शन एंड डेटा शेयरिंग। अब मैंने क्या डाटा प्रोसेस और डाटा ट्रांसमिशन के बता, अब एरर डिटेक्शन कैसे होता है। तो लेयर्स का एक और फायदा है। अगर क्या होता है कि अगर इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का कोई स्टेप क्या करती है, माल फंक्शन करती है, प्रॉपरली वर्क नहीं करती, तो क्या होगा, अगर हमने इसको क्या कर रखा है, स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कमी कहाँ पर आई हुई है, क्योंकि लेयर्स बनी हुई हैं। फिर आता है डाटा शेयरिंग। अब प्रत्येक लेयर दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, तो प्रत्येक लेयर क्या करती है, डाटा को प्रोसेस करती है और अगली वाली लेयर्स को दे देती है। तो यहाँ पर डाटा शेयरिंग भी हो रही है। तो हमने क्या देखा कि नेटवर्क मॉडल में लेयर होने के फ़ायदे क्या हैं, हमें क्या समझ में आता है, डाटा ट्रांसमिशन की प्रोसेस समझ में आ जाती है, एरर डिटेक्शन आसान हो जाता है और डाटा शेयरिंग भी होती है। अब सवाल ये होता है कि नेटवर्क मॉडल कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। वैसे तो नेटवर्क मॉडल बहुत प्रकार के हैं, लेकिन हम यहाँ बात करने वाले फेमस डाटा नेटवर्क मॉडल की, जो कि हैं हमारे OSI मॉडल और TCP और IP मॉडल। एग्जाम में OSI के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो मैं यहाँ पर OSI को ही डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं OSI मॉडल के बारे में। तो OSI मॉडल का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसे बनाया गया था ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1984 में, 1984 में बना दिया था। अब भाई OSI ने 1984 में बना दिया, और ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल मॉडल है। मतलब ये थ्योरेटिकल दिखाता है कि आपका नेटवर्क काम कैसे करेगा, और यही एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अगर हम OSI मॉडल को देखें तो यहाँ पर हमें कुल कितनी लेयर दिखाई देती हैं, यहाँ पर हमें कुल 7 लेयर दिखाई देती हैं, जो कि कौन कौन सी हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और
एप्लीकेशन लेयर। अब इन लेयर्स को करते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक रैंक करते हैं, मतलब लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6 और लेयर 7, इस तरह से। इससे क्या हो जाए, और कई बार एग्जाम में लेयर 1 और लेयर 2 करके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेयर करके प्रत्येक लेयर को समझने वाले हैं। अब हम क्या करें कि इस मॉडल को भी हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिवाइड कर सकते हैं। जो नीचे की 3 लेयर हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इन्हें हम बोलते हैं हार्डवेयर बेस्ड लेयर। जबकि ऊपर की 3 लेयर हैं, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इन्हें बोलते हैं हम क्या, सॉफ्टवेयर बेस्ड लेयर। अब सवाल उठता है कि आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर तो ना तो हार्डवेयर में आई है, ना ही किस में आई है, सॉफ्टवेयर में आई है, तो इसे हम बोलते हैं हार्ट ऑफ OSI मॉडल। मतलब अगर कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, बताओ वह लेयर जो क्या कहलाती है, OSI मॉडल हृदय कहलाती है, तो कौन सा होगा, तो आंसर लगेगा हमारा लेयर 4 या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके अलावा एंड टू एंड कनेक्शन के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ OSI मॉडल। अब हम बात करेंगे हमारी पहली लेयर, फिजिकल लेयर को हम लेयर 1 भी कहते हैं। अब इसका प्राइमरी गोल है क्या, तो इसका प्राइमरी गोल होता है डाटा बिट्स को सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करना, और इसका वाइस वर्सा। मतलब अगर हम सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाले हैं तो हमारे पास मीडियम में सिग्नल है और इसको हम मशीनी भाषा में बदलना चाहते हैं, मतलब 0-1 के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यह जॉब कहाँ पर होगा, यह जॉब डन किया जाएगा फिजिकल लेयर, मतलब लेयर 1 में। इसी प्रकार अगर हमने सिग्नल रिसीव किया है तो सिग्नल पहले से ही मशीनी भाषा के रूप में बदला जा चुका है, और उसे हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कि हम माध्यम के समझने योग्य सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये काम भी कहाँ पर होने वाला है, फिजिकल लेयर में होने वाला है। अब भाई आपका सिग्नल किस में कन्वर्ट होगा या किससे कन्वर्ट होगा, यह चीज़ डिपेंड करती है हमारे टाइप ऑफ मीडियम पर, क्योंकि मीडियम कहाँ काम करते हैं, मीडियम काम करते हैं हमारे फिजिकल लेयर में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि आपने कोएक्सियल केबल या फिर कॉपर का इस्तेमाल कर रखा है तो सिग्नल को कन्वर्ट किया जाएगा हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसी प्रकार यदि आपने OFC केबल का इस्तेमाल कर रखा है तो सिग्नल को कन्वर्ट किया जाएगा ऑप्टिकल सिग्नल में। और अगर आपके पास अनगाइडेड मीडियम है, मतलब अनगाइडेड मीडियम का इस्तेमाल कर रखा है, तो आपका सिग्नल कन्वर्ट किया जाएगा रेडियो वेव्स में। तो हम क्या देख रहे हैं कि फिजिकल लेयर का जो प्राइमरी गोल है वो होता है डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर हम मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, तो मीडियम के साथ यहाँ पर हम बहुत सारे नेटवर्किंग टूल का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे हब है, रिपीटर है और टोपोलॉजी तो हम यहाँ इस्तेमाल करते ही करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टोकन रिंग का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये सारे के सारे काम कहाँ होते हैं, हमारे फिजिकल लेयर या फिर लेयर 1 में होते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखना। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी लेयर की। हमारी दूसरी लेयर है डाटा लिंक लेयर, जिसे हम लेयर 2 के नाम से भी जानते हैं। अब इसका मेन गोल क्या होता है, तो इसका मेन गोल होता है किन्हीं भी दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना, और यहाँ पर कनेक्शन के लिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ इस्तेमाल किया जाता है NIC कार्ड का। NIC कार्ड क्या करता है, सिस्टम्स के मध्य में क्या कर देगा, एक फिजिकल लिंक क्रिएट कर देगा, जिससे कि डाटा ट्रांसमिशन पॉसिबल हो सके। इस लेयर में डाटा को फ्रेम्स के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। फ्रेम्स का मतलब होता है इस सीक्वेंस ऑफ बिट। इसके अलावा और क्या काम है, दूसरा काम होता है इस लेयर के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि आपका मीडियम जो है वो OSI मॉडल की अपर लेयर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा सके। यदि यह लेयर नहीं होगी तो आपकी जो अपर लेयर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं, वो आपके माध्यम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा यह लेयर इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी माध्यम में डाटा किस तरह से भेजा जाना है और किस तरह से रिसीव किया जाना है, मतलब डाटा भेजने का तरीका, डाटा रिसीव करने का तरीका भी कहाँ निश्चित किया जाएगा, यह कार्य भी लेयर 2 में होता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल एरर डिटेक्शन के लिए भी किया जाता है। अब इसका मतलब है क्या, अब क्या होता है कि जब भी हम कोई डाटा ट्रांसमिट करते हैं, जब भी हम कोई डाटा भेजते हैं, तो वो डाटा रास्ते में करप्ट तो नहीं हो गया, इस बात की जांच करना भी, इस बात की जांच भी कहाँ होती है, वो भी लेयर 3 में ही होती है। अब यहाँ पर कई अलग अलग तरह के डिवाइस भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे हमारा हब है, स्विच है, NIC कार्ड है, ब्रिज है, और फिजिकल एड्रेसिंग भी कहाँ होती है, वो भी इसी लेयर में होती है। हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, डाटा लिंक लेयर को भी आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम 2 सब लेयर में डिवाइड करते हैं, एक का नाम है MAC और दूसरे का नाम है LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। नेटवर्क लेयर, इसे हम लेयर 3 के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारी जो लेयर 2 होती है, इसका इस्तेमाल किन्हीं भी दो सिस्टम के मध्य में एक फिजिकल लिंक क्रिएट करने के लिए किया जाता है, तो उसी प्रकार नेटवर्क लेयर का इस्तेमाल करके इन दोनों सिस्टम्स के मध्य डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और काम होता है, वो होता है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो इस लेयर पर किस फॉर्म में होता है। तो यहाँ डाटा काम करता है हमारा डेटा पैकेट्स के रूप में, और डेटा पैकेट्स हैं और उसे आप भेजना चाहते हो, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें IP एड्रेस को असाइन करना पड़ेगा। तो आपके डाटा पैकेट्स में सेंडर और रिसीवर के IP एड्रेस को असाइन करने की जो प्रक्रिया होती है, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, लॉजिकल एड्रेसिंग के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे एक और काम की, और वो होता है हमारा राउटिंग। अब राउटिंग क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें डाटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है, उसे हम राउटिंग के नाम से जानते हैं।
डेटा पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हम आईपी एड्रेस और मास्क दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक आईपी एड्रेस में सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और मास्क रहता है। मास्क का इस्तेमाल नेटवर्क को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, अर्थात डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा यह निश्चित कौन करता है, मास्क करता है। उसी प्रकार आपके डेस्टिनेशन का पता कौन बताता है, हमारा रिसीवर एड्रेस बताता है, और सेंड भेजने वाला कौन है वो हमें बता देता है हमारा सेंडर का आईपी एड्रेस। तो यह पूरी की पूरी प्रक्रिया कहलाती है राउटिंग कहलाती है, और राउटिंग की प्रक्रिया को करने वाला जो नेटवर्किंग टूल होता है उसे हम बोलते हैं राउटर। तो इससे हमने ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो राउटिंग है या डाटा पैकेट्स के बारे में बात की जाए या फिर राउटर के बारे में बात की जाए, ये सभी किससे संबंधित है, हमारी लेयर 3 से संबंधित हैं। अब डाटा को भेजने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं। तो इनमें से शॉर्टेस्ट पाथ का सिलेक्शन करने का कार्य भी, अगर हम डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें भी शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना, तो यह काम भी हमारा लेयर 3 में किया जाता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ का सिलेक्शन करना, डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना और लॉजिकल एड्रेसिंग करना, ये तीनों जॉब्स कहाँ किए जाते हैं, वो किए जाते हैं हमारे लेयर 3 में। यहाँ पर हम कई तरह के अलग अलग प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा आईपी है, आईसीएमपी है, आईपीसेक है, आईजीएमपी है, एआरपी है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी अगली लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लेयर 4 के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रमुख कार्य होता है एंड टू एंड कनेक्शन को क्रिएट करना। इसके अलावा हमने देखा हुआ था कि ओएसआई मॉडल में जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, उसको क्या हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर बेस्ड लेयर को हार्डवेयर बेस्ड लेयर से जोड़ने वाली या फिर अपर लेयर को लोअर लेयर से जोड़ने वाली अगर कोई लेयर होती है तो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। और कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये क्या करती है, आपके डाटा ट्रांसमिशन को रिलायबल विश्वसनीय बनाती है, कि डाटा जब भेजा जा रहा है तो इसको विश्वसनीय बनाने का कार्य किस लेयर पर होता है, तो वो होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। इस लेयर पर कई सारे कार्य भी किए जाते हैं, जैसा कि एक है सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन होता क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं, सेशन लेयर से डाटा को रिसीव कर लेते हैं, तो सेशन लेयर से डाटा को रिसीव करने के बाद उसको हम कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डाटा सेगमेंट कहते हैं। अब प्रत्येक डाटा सेगमेंट में दो हिस्से होते हैं, एक होता है पोर्ट नंबर और एक होता है सीक्वेंस नंबर। तो पोर्ट नंबर क्या करता है, पोर्ट नंबर हमें यह बताता है कि जो डाटा आपने रिसीव किया हुआ है, जो डाटा सेगमेंट आपने रिसीव किया हुआ है, वो किस एप्लीकेशन के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाएगा। अर्थात इससे हमें यह पता पड़ जाता है कि जो भी डाटा आपने रिसीव किया हुआ है वो किसके द्वारा इस्तेमाल होगा, वो व्हाट्सएप के द्वारा इस्तेमाल होगा, वो फेसबुक के द्वारा इस्तेमाल होगा, या किस एप्लीकेशन के द्वारा इस्तेमाल होगा। वहीं पर सीक्वेंस नंबर का इस्तेमाल होता है इन डाटा सेगमेंट को दोबारा से जोड़कर डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। इस लेयर पर एक और महत्वपूर्ण काम होता है और वो होता है फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है, फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि यह लेयर इस बात को जांचती है कि रिसीवर जो एंड है, रिसीवर एंड की डाटा को ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। जैसे यदि किसी मीडियम के द्वारा 100 Mbps की स्पीड प्रोवाइड की जा रही है, वहीं पर आपका जो रिसीवर एंड है वो केवल 20 Mbps की स्पीड क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले इस बात की जांच की जाएगी कि वो कितनी स्पीड, रिसीवर एंड कितनी स्पीड पर काम कर पाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, यह लेयर क्या कर देगा, अपनी स्पीड को 100 Mbps से 20 Mbps पर कम कर लेगा, जिससे क्या हो कि आपका रिसीवर एंड क्या हो, क्रैश ना हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, डाटा स्पीड को कंट्रोल किया, फिर मतलब फ्लो को कंट्रोल किया। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है यहाँ पर एरर को कंट्रोल करना। भाई एरर कैसे कंट्रोल होती है वो देख लीजिए। कई बार जब डाटा सेंड किया जाता है तो डाटा सेंड होने में रास्ते पर क्या हो जाता है, कुछ डाटा खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। अब ये चीज़ हमें पता कैसे पड़ती है, तो इस बात का पता कहाँ होगा, ये होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ये चीज़ इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं चेकसम डिजिट का। ये क्या करता है, आपके डाटा पैकेट्स को लगातार जांचता रहता है कि जो भी डाटा ट्रांसमिट किया गया है वो प्रॉपरली रिसीवर एंड तक पहुँचा है या नहीं। यदि ये काम नहीं हुआ होता तो ये लेयर क्या करती है, उस डाटा को रीसेंड करती है, तब तक रीसेंड करती रहती है जब तक कि वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाता। तो हमने क्या देख रहे हैं कि जब भी आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो तो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी, हर डाटा बिट्स को चेक करेगी कि सेंडर के द्वारा भेजा गया डाटा रिसीवर एंड तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। और जब तक वो डाटा पहुंच नहीं जाता, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती, तब तक क्या होगा, इस लेयर के द्वारा लगातार डाटा भेजा जाता रहेगा। और यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। मतलब तब तक रिपीट किया जाना है जब तक कि डाटा आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती। तो ये काम किसके हो जाते हैं, ये काम हो जाते हैं हमारे किसके, ट्रांसपोर्ट लेयर के। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पर अगर हम देखें तो इसके कुछ जॉब और भी हैं, जैसे इसके द्वारा कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन और कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन उपलब्ध कराया जाता है। अब ये कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन क्या होता है, कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन क्या होता है, ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम आपको बता देते हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन को फॉलो करने वाले प्रोटोकॉल होते हैं टीसीपी, और वहीं पर कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन को फॉलो करने वाला प्रोटोकॉल होता है यूडीपी। और टीसीपी की अपेक्षा यूडीपी क्या होता है, तेज होता है। क्यों तेज होता है, इसके बारे में बात किसी दूसरी वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम हमारी अगली लेयर को।
सेशन लेयर, इसे हम लेयर 5 के नाम से भी जानते हैं। अब इसका काम क्या हो जाता है, तो इसका काम होता है कि सिस्टम के मध्य कनेक्शन को बनाना और उस कनेक्शन को बनाए रखना। अब ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो होगा क्या कि जैसे कि मान लो आप किसी सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सर्वर से आपको कनेक्ट करना है काम। यहाँ पर आप डाटा लिंक लेयर केवल फिजिकल लिंक क्रिएट कर रही थी, तो यहाँ फिजिकल लिंक के बारे में बात नहीं की जा रही है। यहाँ बात की जा रही है कि आप किसी नेटवर्क का हिस्सा है और उस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हो, आप किसी दूसरे नेटवर्क के सर्वर को एक्सेस करने वाले हैं, तो वो लिंक क्रिएट करना और इस लिंक को तब तक बनाए रखना जब तक कि आपका काम पूरा नहीं हो जाता। यह कार्य किसका हो जाता है, यह कार्य होता है हमारा सेशन लेयर या फिर लेयर 5 का। इसके अलावा यहाँ पर इसका एक और जॉब है, वो होता है ऑथेंटिकेशन। मतलब जब भी आप किसी सर्वर से जुड़ते हैं तो उस सर्वर के द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि आप ऑथेंटिकेट मतलब वैध हैं या नहीं, और इसके लिए वो किसका इस्तेमाल करता है, आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ऑथेंटिकेशन या फिर विश्वसनीयता की जांच किस लेयर पर की जाती है, तो वो हो जाएगा हमारा सेशन लेयर या फिर लेयर 5। इसका दूसरा काम होता है ऑथराइजेशन करना, कि मतलब अगर कोई यूज़र क्या कर रहा है, किसी सर्वर का इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पर ये लेयर इस बात की जांच भी करेगी कि यूज़र जो है, जो इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है सर्वर का, कि उसे यह अधिकार प्राप्त भी है कि वो उस सर्वर का इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आपने बोला हुआ है कि दो लोग हैं, उनमें से एक एडमिन है और एक क्या नॉर्मल यूज़र है, और मैंने क्या कर रखा है, एडमिन को ये अधिकार दे रखा है। तो जब भी कोई यूज़र क्या करेगा, सर्वर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, तो यह लेयर इस बात की जांच करेगी कि जो चेंज करने वाला व्यक्ति, जो आया हुआ सर्वर से कनेक्ट होने वाला व्यक्ति है, वो नॉर्मल यूज़र है या फिर सर्वर है। तो यह चीज़ क्या कहलाती है, ऑथराइजेशन कहलाती है। अब इसका एक और जॉब है, वो होता है सेशन मैनेजमेंट का। अब ये लेयर करती क्या है कि जब भी डाटा भेजा जाता है कि वो डाटा किस ऐप के द्वारा इस्तेमाल होगा, इस बात का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, आपके सेशन लेयर के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। जैसे किसी सर्वर ने डाटा को भेज दिया है, अब वो सर्वर के द्वारा जो भेजा गया डाटा है, वो फेसबुक इस्तेमाल करने वाला है, वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाला है, या फिर किसी दूसरे ऐप के द्वारा वो चीज़ इस्तेमाल में लाई जाएगी, इसका निर्धारण भी कौन करता है, यह भी काम सेशन लेयर के द्वारा ही किया जाता है। और इस लेयर में दो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और उनका नाम है NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम, और नेट बायोस। एग्जाम में नेट बायोस का क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट लेयर की, प्रेजेंटेशन लेयर। इसे हम लेयर 6 के नाम से भी जानते हैं, और यह लेयर सीधे तौर पर एप्लीकेशन लेयर के साथ में जुड़ी रहती है और वहीं से डाटा को सेंड और रिसीव करती है। इस लेयर के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि ट्रांसलेशन, मतलब इस लेयर के द्वारा होता क्या है कि ये क्या करती है, आपके कैरेक्टर्स एंड नंबर्स को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, मतलब ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करती है, ऐसे डाटा में कन्वर्ट करती है जो मशीन समझ सके। इसके अलावा यह लेयर एक और महत्वपूर्ण कार्य करती है, वो होता है फॉर्मेट चेंज। मतलब जब भी डाटा भेजा जा रहा है, तो उस डाटा को सिस्टम के अनुकूल बनाने के लिए, उस डाटा को उस फॉर्मेट के अनुकूल बनाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा ही किया जाता है। तो जब भी पूछा जाए JPG, MPG या इस तरह के जो फॉर्मेट होते हैं वो किस लेयर पर कार्य करते हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है इनक्रिप्शन। तो भेजे जाने वाले डाटा को इनक्रिप्ट करने का काम, सुरक्षित करने का काम भी प्रेजेंटेशन लेयर पर किया जाता है, और इस कार्य को करने के लिए बड़ा फेमस प्रोटोकॉल है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो वो चीज काम भी कहाँ होता है, वो काम भी होता है हमारे प्रेजेंटेशन लेयर में। इसके अलावा जो डाटा भेजा जा रहा है, उस डाटा के आकार को कम करने का, उसे कंप्रेस करने के लिए का कार्य भी प्रेजेंटेशन लेयर पर ही होता है। अब कंप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, दो तरह के एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं, लॉसलेस और लॉसी। और लॉसलेस और लॉसी एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं, यह बात हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर के बेसिकली 3 बड़े काम हैं, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर के साथ में काम कर रही है, या ट्रांसलेशन करती है, इंक्रिप्शन करती है और कंप्रेशन करती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट और आखिरी लेयर की, एप्लीकेशन लेयर, मतलब लेयर 7। यह OSI मॉडल की लास्ट लेयर है, जो कि यूज़र के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, और इस लेयर के कोई महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है सर्विस प्रोवाइड करवाना। तो यूज़र के द्वारा जितनी भी सर्विस इस्तेमाल की जाती हैं, वो सारी की सारी सर्विस डायरेक्टली सीधे तौर पर एप्लीकेशन लेयर के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे कि जितने भी ब्राउजर्स होते हैं, उन सभी ब्राउजर का इस्तेमाल किस लेयर पर होता है, एप्लीकेशन लेयर पर होता है। इसी प्रकार टेलनेट है, आपकी VoIP है, या फिर आपका FTP है, या फिर आपका ईमेल है, या फिर आपके इस तरह से बहुत सारे प्रोटोकॉल, बहुत सारी जो सर्विसेज हैं, मतलब जितनी भी सर्विसेज आप सोच सकते हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज हमारी एप्लीकेशन लेयर पर ही कार्य करती हैं। तो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल मैं बता देता हूँ कौन कौन से प्रोटोकॉल और कौन कौन से सर्विसेज काम करती हैं। तो SMTP, FTP, POP, IRC, NNTP, DHCP, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल हैं जो कहाँ काम करते हैं, हमारे एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं। इसी प्रकार टेलनेट, ब्राउजर्स, ईमेल, ये सारी की सारी सर्विसेज भी एप्लीकेशन लेयर पर ही कार्य करती हैं। तो ये हो जाता है हमारा OSI मॉडल कंप्लीट। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और इसी तरह के अमेजिंग कंप्यूटर संबंधित वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए।
यदि आपको MS वर्ड के MCQ देखने हैं तो ऊपर वाली लिंक पर क्लिक कीजिए और नेटवर्किंग के लिए नीचे वाली लिंक पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।